नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। हमने पहले शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम को लेकर बात की थी, जिसमें हमने शिक्षा के अर्थ को लेकर समझा था। संकीर्ण अर्थों में शिक्षा का क्या अर्थ हम समझते हैं कि भाई एक सीमित पाठ्यक्रम है, उसको पूरा करना है, सीमित पढ़ाई है, उसके बाद में नौकरी करनी है, जीवन यापन करना है। जबकि शिक्षा का व्यापक अर्थों में यदि हम अर्थ समझते हैं तो एक व्यक्ति जीवन भर विद्यार्थी रहता है, अर्थात वो जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, जिसका कोई सीमित पाठ्यक्रम नहीं है। वो जीवन के अपने अनुभव से भी, जो जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों से जो हम कुछ सीखते हैं, उसको भी हम कहते हैं कि व्यक्ति ने अधिगम किया है, यानी कि उसका कोई एक सीमित पाठ्यक्रम नहीं है। जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जीवन भर विद्यार्थी रहता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति एक क्षण में विद्यार्थी है और अगले क्षण में वो किसी का शिक्षक भी हो सकता है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि हमने पिताजी को या माताजी को स्मार्टफोन चलाना सिखाया, कोई नई सुविधा उनको बताई, कोई नया फीचर उनको सिखाया, उस समय हम उनके शिक्षक हो गए, वो हमारे विद्यार्थी हो गए। अगले ही क्षण में माताजी ने या पिताजी ने अपने जीवन अनुभव से प्राप्त किसी ज्ञान को हमारे साथ में साझा किया, उन्होंने अपने अनुभव से हमें कोई बात सिखाई, तो उस क्षण वो हमारे शिक्षक या शिक्षिका हो गई और हम उनके विद्यार्थी हो गए। तो ये हमने पिछली कक्षा में बात की थी। आपने वो कक्षा यदि नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा एक बार। शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम को लेकर एक पृष्ठभूमि का निर्माण हो जाएगा, एक सामान्य समझबूझ आपकी बन जाएगी। उसके बाद हमने मनोविज्ञान को लेकर बात की थी कि भाई मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है और शिक्षक के संदर्भ में विद्यार्थियों के मनोविज्ञान की जानकारी होना शिक्षक के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये भी हमने समझने का प्रयास किया था। कि भाई मनोविज्ञान, जैसे हम एकदम सरल शब्दों में कह देते हैं कि मन का विज्ञान हो गया, मन प्लस विज्ञान, हम ऐसे समझ लेते हैं। यानी कि वो विज्ञान जिसके द्वारा मन और उसके विभिन्न पहलुओं एवं विकारों का अध्ययन किया जा सके, जिनको समझा जा सके, मन को समझा जा सके। अब शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है विद्यार्थी के मन को समझना? क्योंकि अब जो शिक्षा का, जो हम आधुनिक परिवेश में बात करते हैं, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि विद्यार्थियों को केवल सूचनाएं रटवा देनी है, विद्यार्थियों को केवल उनकी स्मृति में कुछ सूचनाएं अंकित कर देनी है। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है। ये बातें हम पढ़ते हैं सीटेट में ही, जब सीडीपी में आपका एक बिंदु आता है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, आगे हम उसके बारे में कभी बात करेंगे किसी क्लास में। तो वहां हम देखते हैं जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात आती है, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की बात आती है, जिसमें विद्यार्थी केंद्र में है, विद्यार्थी केंद्र में है। अब आपको ये ना आयु वर्ग जो है, ये जो आयु है, ये ध्यान रखनी है। यदि आप देखें लेवल 1 की बात कर लें, अपने लेवल 2 की बात कर लें, तो कक्षा 1 से 8 तक की बात है। उस कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी की आयु का अनुमान लगा लीजिए आप। तो उस आयु वर्ग का जो विद्यार्थी है, उस आयु वर्ग के विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की बात है। उसको केवल ये नहीं बनाना है कि उसको एक स्टोरेज बना देना है जहां केवल सूचनाएं डंप करते जाना है, यहाँ केवल इंफॉर्मेशन डालते जाना है। बात समझ आई होगी। तो जब हम शिक्षक के संदर्भ में बात करते हैं कि शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के मनोविज्ञान की जानकारी होना, एक सामान्य जानकारी होना बेहद आवश्यक है। इससे शिक्षक का ही कार्य थोड़ा सरल हो जाता है कि शिक्षक विद्यार्थियों की मन स्थिति को समझ पाते हैं। तो यदि कक्षा में उपस्थित विद्यार्थी अधिगम की दिशा से भटक रहे हैं, या हम यूं कह दें कि विद्यार्थी कक्षा में सक्रिय भागीदार जिसको कहते हैं वो नहीं है, यानी कि विद्यार्थी निष्क्रिय है। और सरल शब्दों में आप ये कह सकते हैं, जैसे आपने शिक्षक से सुना भी होगा कि तुम केवल कक्षा में शारीरिक रूप से उपस्थित हो, मानसिक रूप से उपस्थित नहीं हो। वो क्या है? यानी कि विद्यार्थी कक्षा में सक्रिय नहीं है। जो ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, इसमें दोनों का सक्रिय भागीदार होना आवश्यक है, शिक्षक का भी और विद्यार्थियों का भी। हमने एक बार इच्छा शक्ति को लेकर बात की थी, जैसे कि यदि किसी विद्यार्थी की अधिगम की इच्छा शक्ति है, कोई विद्यार्थी सीखना चाहता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे सीखने से नहीं रोक सकती। लेकिन इसके उलट दूसरी बात भी तो सत्य है कि यदि किसी विद्यार्थी की अधिगम की इच्छा शक्ति है ही नहीं, वो सीखना चाहता ही नहीं, तो ब्रह्मांड की कोई ताकत उसको नहीं सिखा सकती, कोई विद्वान से विद्वान शिक्षक भी उसको नहीं सिखा सकता। बात समझ रहे होंगे। तो यानी कि अब शिक्षक के लिए आवश्यक हो जाता है विद्यार्थी की मन स्थितियों को समझना। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व बढ़ जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व बढ़ जाता है। तो आज हम कुछ बातें कर लेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में ही शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व को लेकर।
अब शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, जितने बिंदु मान लीजिए हमने 4 5 6 बिंदु नोट किए, केवल इतना ही महत्व तो नहीं है। तो इन बिंदुओं के माध्यम से करना क्या है, हमें चीजें समझनी है। जैसे आप, यदि अभी हम आपके पूर्व ज्ञान को लेकर ही बात करें, आप अपने पूर्व ज्ञान का ही उपयोग करें जो हमने पहले एक कक्षा की है, उसमें जो सामान्य पृष्ठभूमि का निर्माण किया है उसके अनुसार यदि हम सोचें शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य होगा, क्या महत्व होगा, या शिक्षक के लिए क्या निहितार्थ होंगे, इसके शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है। देखिए, यदि विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित नहीं है, जैसे यदि हम परिभाषा के अनुसार भी बात करें, जैसे स्किनर, आप परिभाषा पढ़ते हैं स्किनर की, स्किनर ने क्या कहा था, स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। अब यहाँ दोनों बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन, सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन। जब सिखाने की प्रक्रिया की बात आ गई, अर्थात शिक्षण विधियों की बात आ गई, शिक्षण विधियों की बात आ गई, यानी कि कैसी विधियां, ऐसी शिक्षण की विधियां जिसमें शिक्षक केंद्र में ना हो, जिसमें विद्यार्थी केंद्र में हो। विद्यार्थी केंद्र में हो का अर्थ क्या हुआ, यानी कि ऐसी शिक्षण विधियां जिनसे विद्यार्थियों को चीजें समझ में आती हों। अब कोई शिक्षण विधि, मान लीजिए हम ये कहें कि शिक्षण के मानकों के अनुसार कोई शिक्षण विधि उत्तम है, लेकिन उससे परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे, तो वो शिक्षण विधि उत्तम नहीं है। बात समझ पा रहे होंगे। तो यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व बढ़ जाता है। अब चाहे आप जेम्स ड्रीवर की परिभाषा सोचें, चाहे आप क्रो एंड क्रो की परिभाषा जो सोच लें, चाहे आप सेंट्रोक के अनुसार बात कर लें, चाहे आप ट्रो के अनुसार बात कर लें, चाहे आप थॉर्नडाइक के अनुसार सोच लें, चाहे आप कॉल्सनिक के अनुसार परिभाषा उनकी सोच लें, वो जो शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर बात करते हैं उसमें महत्व वहां से इंगित होता है। यानी कि शिक्षक को यदि अपनी कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की मन स्थितियों की जानकारी होगी, तो शिक्षक अपने विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बना पाएंगे। बात समझ आई होगी आसानी से। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि शिक्षक को, जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने परीक्षा में नकल की है, शिक्षक के पास उसकी उत्तर पुस्तिका गई है, शिक्षक को ये अच्छे से पता चल जाता है कि इस विद्यार्थी ने, ये इसके खुद के मौलिक विचार हैं, इसने ये स्वयं से लिखा है या इसने ये नकल करके लिखा है। जैसे आप और आसानी से समझ लीजिए, अपना उदाहरण लेकर समझ लीजिए व्यवहारिक रूप से। कक्षा में शिक्षक जब आते थे, मान लीजिए किसी शिक्षक ने कहा है कि भाई हम कल आपसे ये पाठ सुनेंगे, अपना कक्षा 1 से 8 के बीच का अनुभव याद कर लीजिए। शिक्षक को ये अच्छे से पता होता था कि मेरे प्रश्न का जवाब, जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, इस प्रश्न का जवाब कौन विद्यार्थी दे देगा और कौन विद्यार्थी नहीं दे पाएगा। कक्षा में कॉपियां चेक होती थी, किस किसने अपना काम पूरा किया है, होमवर्क किसने पूरा किया है। शिक्षक आप पाएंगे अधिकांशतः उन्हीं विद्यार्थियों को उठाते थे जिनका काम पूरा नहीं होता था। ये शिक्षक को पता कैसे चलता है, किसी विद्यार्थी ने नकल से परीक्षा में उत्तर लिखा है या अकल से लिखा है, ये शिक्षक को कैसे पता चलता है। यही मनोविज्ञान है, जो शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की मन स्थितियों के बारे में जानकारी है, शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं के बारे में जानकारी है कि मेरी कक्षा में उपस्थित विद्यार्थी कितना सोच सकता है। जैसे आप देखेंगे शिक्षक ने प्रश्न पूछा कक्षा में, बहुत सारे विद्यार्थी हाथ उठाते हैं कि सर मैं इसका जवाब मैं दूंगा, इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन शिक्षक क्या करते हैं, सबसे नहीं पूछते, कुछ विद्यार्थियों से पूछ लेते हैं। अब उन विद्यार्थियों से ही शिक्षक पूछते हैं जिनके बारे में शिक्षक को ये पता है कि ये अधिगम नहीं किया होगा, इसने लर्निंग नहीं की होगी, या जिसको लेकर शिक्षक को उसकी क्षमताओं को लेकर ये संदेह है कि भाई ये करके नहीं आया होगा। अब उसी विद्यार्थी को तो अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना है, जो कार्य करके आए हैं, जिनके बारे में शिक्षक को जानकारी है कि भाई ये ऐसे विद्यार्थी हैं, इनको जो भी गृह कार्य दिया जाता है पूरा कर लेते हैं, तो शिक्षक क्या करते हैं, उनसे नहीं पूछते हैं। बात समझे होंगे। तो क्या होता है कि यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व बढ़ जाता है। इससे शिक्षक को कई सारी चीजें पता चल जाती हैं, वो अपने विद्यार्थियों की जो क्षमताएं हैं उनका आकलन कर पाते हैं, अपने विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, उनकी जिज्ञासाओं को शांत कर पाते हैं, उनके अधिगम में जो कठिनाइयां आ रही हैं उन कठिनाइयों को दूर कर पाते हैं। क्योंकि विद्यार्थियों की कठिनाइयां केवल, आप ये कह लीजिए, केवल अध्ययन से संबंधित नहीं होती हैं, केवल अधिगम से संबंधित नहीं होती हैं, कुछ अन्य समस्याएं भी होती हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, विद्यार्थी घर से निकला, अब वो घर से कुछ ऐसा कार्य करके आया है कि उसको पता है कि आज घर जाने के बाद, वापस विद्यालय के बाद में डांट पड़ने वाली है। मान लीजिए पिताजी का मोबाइल, माताजी का मोबाइल उसने पानी में गिरा दिया है,
गेम खेल रहा था, पानी में गिर गया। अब क्या होगा, विद्यालय में जाकर वो पूरे दिन मानसिक तनाव में रहेगा। जब वो मानसिक तनाव में रहेगा तो उसके द्वारा जो अधिगम किया जाएगा वो अधिगम वास्तविक नहीं होगा, वो अधिगम प्रभावी नहीं होगा। ऐसे बिंदुओं पर शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ शिक्षक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि शिक्षण कार्य की पूरे इस संचालन करने के लिए इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, शिक्षक के ऊपर है। यदि विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित है तो उस विद्यार्थी को कक्षा में सक्रिय भागीदार बनाने की जिम्मेदारी शिक्षक की है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, अब शिक्षक ये समझ पाएंगे कि ये विद्यार्थी आज मानसिक रूप से कक्षा में उपस्थित नहीं है। लेकिन शिक्षक तभी समझ पाएंगे जब शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में अपनी कक्षा में उपस्थित विद्यार्थी के मनोविज्ञान को लेकर, उसकी मनस्थितियों को लेकर सामान्य जानकारी होगी। बात समझ आई होगी, ये सामान्य समझबूझ बनी होगी शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व को लेकर। यदि हम कुछ बिंदुवार तरीके से बात करें, अब आप यहाँ क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि जो बिंदु हमने यहाँ लिख दिए केवल वही बिंदु अटल हैं, इसके अलावा कोई अन्य महत्व नहीं हो सकता, और भी महत्व हो सकते हैं। लेकिन करना क्या है, आपको अपने स्वयं के मौलिक विचारों का विकास करना है। आपको केवल इसलिए नहीं मान लेना है कि शिक्षक ने यहाँ बता दिया, मैंने यहाँ बता दिया कि ये महत्व है इसलिए आप मान लेंगे, आप पुस्तक में पढ़ेंगे, पुस्तक में लिखा है इसलिए मान लेंगे, नहीं। उसे अपने स्वयं के स्तर पर उस पर तर्क करके देखिए, स्वयं अपने मौलिक विचारों के अनुसार सोचिए कि हाँ ये महत्व हो सकता है या ये महत्व नहीं हो सकता है, ये बिंदु तार्किक है या ये बिंदु तार्किक नहीं है। क्योंकि जब आप इस तरह से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास कुछ बिंदु और आपके दिमाग में आ जाएंगे कि भाई ये भी तो महत्व हो सकता है शिक्षा मनोविज्ञान का। क्योंकि अंततः क्या होगा, आप शिक्षक बनेंगे, इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में है ना शिक्षा मनोविज्ञान, कि आपको अपने विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को समझना है, आपको विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है, आपको आगे जाकर भविष्य में ज्ञान आधारित समाज को बनाने में अपना योगदान देना है। ठीक है, तो कुछ बिंदुवार तरीके से, जैसे हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान महत्व में क्या कह देंगे, एक बिंदु, हम कह देंगे शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों में बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं और उस अवस्था की जो विशेषताएं हैं, अवस्थाओं की विशेषता को समझने में मदद प्रदान करता है, अब यहां देखिए एक दो बिंदु पर ध्यान दीजिए। जैसे हमने कहा जो वो विभिन्न अवस्थाएं हैं, विभिन्न अवस्थाएं कौन सी हो गई, जैसे हम कहें बाल्यावस्था की बात है। अब बाल्यावस्था में भी आगे विभाजन किया जा सकता है, जिसको कक्षा में हम पढ़ते ही हैं कि पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, उसको लेकर बाल्यावस्था की बात आ जाए, किशोरावस्था की बात आ जाए, वयस्कावस्था की बात आ जाए, प्रौढ़ावस्था की बात आ जाए। व्यक्ति सीखता तो जीवन भर है, उसके अधिगम की प्रक्रिया तो जीवन भर चल रही है। अब शिक्षा मनोविज्ञान क्या सहायता करता है कि शिक्षा मनोविज्ञान से जो ये विभिन्न अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था की बात हो या किशोरावस्था की बात हो, हर अवस्था के लिए शिक्षण का स्वरूप अलग होता है। हर अवस्था की जो शिक्षण की आवश्यकताएं हैं, जो मांग है, वो अलग होती हैं। हर अवस्था की आप पाएंगे जो विशेषताएं हैं वो अलग होती हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं की जो विशेषताएं हैं, उस अवस्था के अनुसार शिक्षण का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये सारे बिंदु समझने में सहायता करता है, मदद प्रदान करता है। हर अवस्था को लेकर, चाहे बाल्यावस्था की बात हो तो बाल्यावस्था में क्या होगा कि उसकी उस अवस्था की कुछ विशेषताएं होंगी। जैसे बाल्यावस्था में हम कहें कि जो बालक है, उस बालक का जो मानसिक विकास है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बाल्यावस्था। आप देखेंगे जैसे क्या होता है कि जितने भी आप देखते होंगे कि जो आपराधिक
घटना करता है या उसमें शामिल होता है। ये जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा जो सीरियल किलर है, आप यदि हॉलीवुड फिल्में देखते होंगे उसमें कोई सीरियल किलर की कहानी आपने देखी तो आप पाएंगे कि करते क्या है वो लोग कहाँ से शुरू करते हैं। जब उसकी काउंसलिंग हो रही होती है वो बाल्यावस्था से शुरू करते हैं, क्योंकि वो अवस्था बालक के मानसिक विकास के लिए, उसके शारीरिक विकास के लिए भी, लेकिन मानसिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बात समझ पाए? तो उस अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं, उस अवस्था की अपनी कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ मांग है उस अवस्था की, उनके अनुसार शिक्षण का स्वरूप होना चाहिए, उनके अनुसार उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी कि एक बात हम यहीं से डेराइव करके क्या कह सकते हैं कि हम शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही क्या कर सकते हैं कि जो कक्षा का स्वरूप है उसको समझने में सहायता मिलती है। यदि हम एक बिंदु यह लिख लें कि कक्षा के शिक्षण स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है, समझने में सहायता मिलती है। यानी कि कक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कक्षा में शिक्षण का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस स्वरूप को समझने में भी शिक्षा मनोविज्ञान का जो महत्व है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। जैसे हमने यहाँ इस बिंदु में बात की, पहले बिंदु में हमने बात की कि हर अवस्था की अपनी विशेषताएं हैं, हर अवस्था की कुछ मांग है, तो उस अवस्था के अनुसार शिक्षण का स्वरूप होना चाहिए। उस अवस्था की जो मांग है, उन मांगों के अनुसार, उन आवश्यकताओं के अनुसार, उन अपेक्षाओं के अनुसार शिक्षण का स्वरूप होना चाहिए। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान से ही हमें कक्षा के शिक्षण के स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है। कक्षा में शिक्षण के स्वरूप को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का जो महत्व है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। बात समझ आई होगी। अब शिक्षक को क्या लाभ होता है, जैसे और बिंदु हम क्या कह सकते हैं महत्व में, कि ऐसे में विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने में, जैसे आप देखेंगे कि शिक्षक भी विद्यार्थी थे, सास भी कभी बहू थी वाली बात है, तो शिक्षक भी तो विद्यार्थी थे। जिस अवस्था से अब विद्यार्थी गुजर रहे हैं, जो समस्याएं अब विद्यार्थियों की हैं, आप पाएंगे कि लगभग वैसी ही अधिगम की कठिनाइयां, वैसी ही समस्याएं शिक्षक के सामने भी रही होंगी। उनका स्वरूप अलग हो सकता है लेकिन लगभग उसी तरह की होती है। जैसे आप देखेंगे कि जो बचपन के खेल होते हैं, अलग नाम हो सकता है अलग क्षेत्र विशेष में, लेकिन लगभग खेल हर जगह एक से होते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं। ऐसे ही जो विद्यार्थियों की समस्याएं हैं वो लगभग एक जैसी होती हैं। तो हम कहते हैं जैसे विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व बढ़ जाता है, या शिक्षा मनोविज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षक विद्यार्थियों की जो अधिगम में कठिनाइयां आ रही हैं, उनकी लर्निंग में जो कठिनाइयां आ रही हैं, उन कठिनाइयों को समझ पाते हैं, उन समस्याओं को समझ पाते हैं। जब इन समस्याओं को शिक्षक समझेंगे तो समझने के बाद क्या करेंगे, दो बातें हैं, एक तो उपचार करना होगा। उपचार करने के लिए क्या, मतलब दोनों बातें, निदानात्मक और उपचारात्मक। पहले हमें किसी चीज का, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सीधे क्या करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं शुरू करते, वो पहले क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं समस्या को। पहले डायग्नोस करेंगे, पहले समस्या की पहचान करेंगे, पहचान करने के उपरांत क्या होता है, वो दवाइयां देते हैं, उपचार शुरू करते हैं। बात समझ पाए? तो शिक्षक क्या करेंगे कि इस शिक्षा मनोविज्ञान से ही विद्यार्थियों की समस्याओं को समझेंगे, और समझने के बाद जो विद्यार्थियों के समक्ष जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन समस्याओं को पहचान कर क्या करेंगे, पहचान कर उन्हें दूर करेंगे। और उन्हें दूर करने के लिए शिक्षक क्या करते हैं, उचित परामर्श, उचित परामर्श। आप दूसरा बिंदु इसमें क्या कह सकते हैं, निर्देशन करते हैं। और इनके द्वारा बालकों की, विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को शिक्षक दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये समस्याएं दूर होंगी कैसे, उसके लिए आवश्यक है शिक्षक को विद्यार्थियों के मनोविज्ञान की जानकारी होना।
शिक्षक को विद्यार्थियों के मन की स्थितियों को जानना, उनके मन को समझना। बात समझ आई होगी। और हम क्या सोच सकते हैं, आप अपने स्तर से यदि सोचे तो आप क्या सोच सकते हैं कि यानी कि जैसे कक्षा में हर विद्यार्थी अलग होता है, या आपको एक बिंदु पढ़ना भी है अपने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में, वैयक्तिक भिन्नता, या कभी कभी आपको लिखा मिलता है वैयक्तिक भिन्नता, भिन्नता या विभिन्नता, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। जैसे हम कहें कि हर विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से भिन्न है, इसका सीधा सा मतलब है उनकी बौद्धिक क्षमताओं को लेकर। जैसे एक विद्यार्थी हो सकता है कि जिसको कक्षा में जो तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है वो जल्दी से याद हो जाती है और लंबे समय तक याद रहती है। कोई विद्यार्थी ऐसा हो सकता है कि जिसको तथ्यात्मक जानकारी तो जल्दी से याद नहीं होती या लंबे समय तक याद नहीं रहती, लेकिन यदि उसको कोई अवधारणा समझाई जाती है, कोई सिद्धांत समझाया जाता है, तो वो उसको लंबे समय तक याद रहता है, वो उसको एकदम व्यावहारिक होकर समझ लेता है। जैसे आपने बहुत से विद्यार्थियों कहते सुना होगा कि मुझे फैक्ट याद नहीं होते, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझा दिया तो उसको मैं नहीं भूलता। अब ऐसे में क्या है, यानी कि इन दोनों विद्यार्थियों में, जैसे दो विद्यार्थी हमने माने, एक को फैक्ट जल्दी याद होते हैं, एक को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। अब इन दोनों में कुछ भिन्नता है। यही क्या है कि कक्षा में आप पाएंगे ऐसे ही हर विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से अलग होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षक को क्या पता चलता है, जो कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नता है, इंडिविजुअल लेवल पर यदि डिफरेंस की बात करें, वैयक्तिक अंतर की बात करें, वो समझ पाते हैं शिक्षक। जैसे मैंने आपसे शुरुआत में जैसे उदाहरण जो हमने लिया कि शिक्षक को कैसे पता है कि कक्षा का कौन सा विद्यार्थी परीक्षा में अक्ल से उत्तर लिख कर आया है और किसने चीटिंग की होगी, नकल की होगी। शिक्षक जब कॉपी चेक करते हैं उनको ये पता चल जाता है कि इस विद्यार्थी ने नकल करके लिखा है, या इस विद्यार्थी ने ये बातें अपने पास से लिखी हैं, इसने अपनी समझ से लिखा है। बात समझ पाए? कौन सा विद्यार्थी कक्षा में मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे सकता है, कौन सा विद्यार्थी अपने गृह कार्य को पूरा करके आया होगा, यह शिक्षक को मालूम होता है। कैसे मालूम होता है? इसी शिक्षा मनोविज्ञान से। क्यों? इस शिक्षा मनोविज्ञान से शिक्षक को अपनी कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में जानकारी है। तो एक हम कह देंगे कि जो वैयक्तिक विभिन्नता होती है, जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, उसको समझने में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान आप कह लेंगे कि विद्यार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नता को समझने में सहायता करता है। समझने में सहायता करता है। बात समझ पाए? अब जैसे यहीं से एक बिंदु निकल के आएगा और आप डेराइव कर सकते हैं। जैसे हमने बात की वैयक्तिक विभिन्नता को समझने में सहायता करता है शिक्षा मनोविज्ञान। आप देखेंगे कि कक्षा में सामान्यतः क्या होता है कि कुछ स्तर होते हैं विद्यार्थियों के। जैसे एक होंगे प्रखर बुद्धि के विद्यार्थी, एक होंगे औसत बुद्धि के विद्यार्थी, और एक होंगे औसत से कम बुद्धि के विद्यार्थी। ठीक है। अब ये जो प्रखर बुद्धि के विद्यार्थी हैं, ये क्या करेंगे, हर बिंदु को, हर चीज को आसानी से समझ लेते हैं। यानी कि इनके अधिगम की गति कैसी है? तीव्र होती है। इनके अधिगम की गति तीव्र है दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में। जो औसत बुद्धि के विद्यार्थी हैं वो साथ साथ चल लेते हैं। मान लीजिए कि जो चीजें समझाई एक बार नहीं, 2 बार में समझ में आ गई। जो औसत से कम बुद्धि के विद्यार्थी हैं उनको क्या होता है, कई बार समझाना पड़ता है, फिर भी लंबे समय तक चीजें समझ नहीं रहती। तो यहां एक बिंदु आता है जिसको कहते हैं समूह गति की। समूह गति की। अब ये जो समूह गति की है, यानी कि समूह में जो सीखने की गति है, जैसे प्रखर बुद्धि के विद्यार्थी क्या कह सकते हैं, या उनकी क्या मांग हो सकती है, उनकी क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं कि भाई यदि हमने जल्दी कोई चीज समझ ली तो शिक्षक आगे बढ़े। शिक्षक आगे बढ़े। एक विद्यार्थी ने कोई बिंदु जल्दी से समझ लिया, अब यदि शिक्षक उस बिंदु को बार बार समझा रहे हैं तो उस विद्यार्थी को लग सकता है ना कि इससे मेरे अधिगम की जो गति है उस पर लगाम लग रही है, वो मंद हो रही है। यदि मैंने जल्दी सीख लिया, इसमें मेरी क्या गलती, मैंने जल्दी सीख लिया तो मुझे आगे का पढ़ाया जाए। तो इससे क्या होता है, यही जो समूह गति की, यानी कि समूह में अधिगम करने की जो गति है उसको सीखने में भी तो शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व बढ़ जाता है। शिक्षक उसको समझ पाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो परंपरागत हमारा शिक्षा का स्वरूप है उसमें क्या है
कक्षा के अधिगम की गति किसके द्वारा निर्धारित होती है? शिक्षक के द्वारा। जब हम ऑनलाइन शिक्षण में अब बात करते हैं आधुनिक समय में, तो यहां अधिगम की गति किसके द्वारा निर्धारित होती है? विद्यार्थी के द्वारा। अंतर आपने समझा होगा। अब यही बातें हमें जब बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा को लेकर बात करेंगे वहां भी समझनी है। तो एक तो हमने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान समूह गतिकी को समझने में सहायता करता है। अब यहीं से दूसरा बिंदु आप कहेंगे कि जो अपवादात्मक विद्यार्थी होते हैं, अपवादात्मक विद्यार्थी जो आप कह देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद्यार्थी हैं, भाई ये तो एकदम अतिश्रेष्ठ विद्यार्थी हैं, इनको तो एक बार कोई चीज बताई जाएगी, इनको हमेशा के लिए वो ध्यान रहेगी। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसको हम कह देते हैं कि भाई ये अद्वितीय प्रतिभा का धनी बालक है ना। तो अब ऐसे विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए आवश्यक मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए, ये हमें हालांकि बुद्धि और बहुआयामी बुद्धि में, या जब हम बुद्धि लब्धि को लेकर पढ़ेंगे, आईक्यू को लेकर बात कर रहे होंगे, वहां भी समझना है ये बिंदु हमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में। तो ऐसे विद्यार्थियों को समझाने के लिए जो शिक्षक का बुद्धि लब्धि होना चाहिए, शिक्षक का आईक्यू होना चाहिए, वो भी हाई होना चाहिए। लेकिन इन विद्यार्थियों के, जो अपवादात्मक विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों के शिक्षा के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। दूसरा एक हम इसमें कह सकते हैं शोध कार्य। शोध कार्य के लिए यहां भी जो परामर्श की आवश्यकता होती है, ऐसे परामर्शन के लिए भी, ऐसे निर्देशन के लिए भी क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। अब एकदम सरल शब्दों में सारी बातों का निष्कर्ष निकालते हैं, एक जगह सारी बातों को इकट्ठा करते हैं कि शिक्षक को यदि शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर एक सामान्य जानकारी होगी, तो शिक्षक को क्या होगा कि वो अपने विद्यार्थियों की, जो कक्षा में उपस्थित विद्यार्थी हैं, उनकी क्षमताओं का आकलन कर पाएंगे। उन्हें अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं का पता होगा, बौद्धिक क्षमताओं के बारे में जानकारी होगी। उसके अनुसार शिक्षक शिक्षण विधियों का चुनाव कर सकते हैं जो विद्यार्थियों के अनुसार हो। शिक्षक जो कक्षा के अधिगम की गति है, जो विद्यार्थियों के अधिगम की गति है, उसके अनुसार शिक्षण कार्य को संपादित कर सकते हैं। जो वैयक्तिक विभिन्नता है उसको समझकर शिक्षा के स्वरूप को बना सकते हैं कक्षा में, कि विद्यार्थियों की क्या आवश्यकताएं हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं जो आपके दिमाग में आए। जैसे आप पाएंगे कि शिक्षक को कैसे पता चल जाता है कि एक बालक के साथ कुछ समस्या है, या ये बालक आज कक्षा में मानसिक रूप से उपस्थित नहीं है। बात समझे? आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि कक्षा में यदि शिक्षक लिखाने का कार्य कर रहे हैं कि भाई आप लिखिए, शिक्षक बोल रहे हैं और विद्यार्थी लिख रहे हैं, होता है कक्षा 8 तक में ऐसा कई बार। तो कोई विद्यार्थी पीछे बैठ के वो केवल पेन चला रहा है, लिख नहीं रहा है। विद्यार्थी ऐसी शरारत करते हैं कि विद्यार्थी केवल पेन घुमा रहा है और वो ये सोच रहा है कि शिक्षक को जानकारी नहीं है, लेकिन शिक्षक को जानकारी है। वो जानकारी शिक्षक को होती कैसे है? इसी शिक्षा मनोविज्ञान की वजह से। तो शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है विद्यार्थियों को समझने के लिए, विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए, विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर करने के लिए, विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के लिए भी, शिक्षण की विधियों के लिए भी। बातें समझ पाए? मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व इस बिंदु को लेकर स्पष्टता हुई होगी, कुछ नई चीजें आपने सीखी होंगी, आपके स्वयं के मौलिक विचारों का विकास भी हुआ होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में किसी अगले बिंदु के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।